नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पर निफ्टी बैंक पर एक्सपायरी डे आपकी अप्रोच क्या हो, सुबह क्या बातचीत हुई थी, अभी के स्टैट्स क्या कह रहे हैं, सब पर करेंगे बातचीत इस कार्यक्रम में। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स, इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे उन्हीं पर। हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे असित बरनपति अपने व्यूज़ निफ्टी बैंक पर और स्टॉक फ्यूचर्स पर शेयर करने के लिए। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा सुबह क्या बात हुई थी और क्या अप्रोच रखनी चाहिए इंडस्ट्रीज पर, थोड़ा सा उसको डिस्कशन में शामिल करते हैं। निफ्टी 25,099 पे ट्रेड करता हुआ मोर और लेस अगर आप देखें तो आप डे हाई की ट्रैजेक्टरी से करीब करीब 100 अंक नीचे ट्रेड करते हुए, और अगर आप डे लो से कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से लगभग आप 160 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एक टिपिकल एक्सपायरी डे जिस प्रकार की वोलेटिलिटी दिखाता है, इसने दिखाई है, बखूबी दिखाई है। देखिए, आज सुबह जब आशीष और मैं बात कर रहे थे, हमने स्ट्रेटजी में बात की थी, मैंने एक बात कही थी कि ह्यूज सेलिंग प्रेशर, और ये गेम अभी भी सनराइज का है टिल द टाइम आप वो चीज़ ना कर लें जो कि आपने 10 दिन में पिछले नहीं करी है। सिंपली द प्रीवियस डे आउटस्टैंडिंग ओआई के टर्म्स में सबसे बड़े जो कॉल राइटर्स हैं, अगर आप जब तक उसके जोन को पार नहीं करेंगे, ये सेल ऑन राइज का मार्केट होगा। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी तेजी दिखा रहा था, करीब 185 अंक ऊपर हो चुका था, बट मैंने क्लियर कट अप्रोच रखी थी, इट विल बी अ सेल ऑन राइज टिल द टाइम आप RS1 की ट्रैजेक्टरी को क्रॉस नहीं करें। और आपको याद होगा मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि ठीक है, 25,000 साइकोलॉजिकली एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बट टेक्निकली, बट ऑप्शन वाइज उसकी इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसकी इंपॉर्टेंस, क्योंकि डेरिवेटिव्स जो होता है ना, वो सेलर्स का गेम होता है। जब 25,000 पे पुट राइटर था ही नहीं, वो जब शुक्रवार को एग्जिट कर गया, तो उसके भरोसे पर हमें क्या भरोसा करना था, नहीं करना था। गेम परसिस्ट करेगा बिटवीन RS1 एंड बेस 1। बेस 1 लेके आइए, स्क्रीन पे क्या था। बेस 1 को ड्रॉ किया गया था सेकंड पुट राइटर्स, और एक और चीज वो था आपका, अगर आप निफ्टी को वीकली चार्ट्स पे कन्वर्ट करें तब आपको सेंस मिलेगा कि वो क्या लेवल था। देखिए जरा प्लीज, सुबह का बेस 1 दैट वाज एग्जैक्टली 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो हमने वीकली चार्ट्स पर 50 वीमा का सपोर्ट आइडेंटिफाई किया, और वीकली चार्ट्स के बाद हमने आज के एक्सपायरी का सेकंड पुट राइटर्स का जोन, जिस पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं था ना, उसको नहीं हम अपने इस आई थिंक लेवल्स में इंक्लूड करेंगे। सुबह खुल के सिंक हुआ, कहाँ गया, बेस 1 की ट्रैजेक्टरी वहीं से पुल बैक दिया। द गेम विल परसिस्ट बिटवीन RS1 एंड बेस 1, बाय डिप्स और सेल एट हायर ट्रैजेक्टरीज। फिर गया मिड सेशन में, उस ट्रैजेक्टरी को फिर हिट किया, फिर कोलैप्स हुआ, अभी कुछ देर पहले फिर गया था ऊपर, फिर कोलैप्स हुआ। तो दो चीजें हो रही हैं, क्या वर्क कर रहा है, 50 वेमा वर्क कर रहा है, और ऊपर क्या वर्क कर रहा है, 200 डेमा वर्क कर रहा है, यानी 200 डेमा से बार बार सप्लाई आ रही है, एंड मोर स्पेशली 25,200 के प्रीवियस डे यानी शुक्रवार के कॉल राइटर्स अपना काम बखूबी कर रहे हैं। पर एक चीज है, अगर आप थोड़ा सा और इंट्राडे के बिहेवियर को और थोड़ा सा अगर आप देखें तराशें, तो जो सुबह का लो था 9.22 का, उससे 10.57 का लो काफी ऊपर था। इंट्राडे चार्ट्स पर जाइए एक बार, देखिए अभी क्या है ना, आई मीन इंडिया और EU के बीच जो ट्रेड डील का खुलासा होना है 31 पर, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वो शायद ट्रेडर्स को टोस्ट पे रखे। अभी कुछ देर पहले कुछ ट्वीट्स आए थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के, और इस ट्रेड डील के बारे में कुछ देर में मैं लक्ष्मण जी से चर्चा करूंगा। अभी इस कार्यक्रम में आपको बारीकी से बताएंगे कि क्या क्या पॉसिबल है, बट मोर और लेस निफ्टी उस रेंज को रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, अब लेके आइए ऑप्शंस के स्टैट्स। क्या हमें इसी रेंज को रिस्पेक्ट देनी है? क्या ये सेशन इसी रेंज में सिमट के रह जाएगा? क्या सनराइज और बायो डिप्स काम आएगा? एक बार लेके आइए स्टैट्स। देखिए 25,200 पे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस्ड है, यानी उस सेटअप में कोई तब्दीली नहीं आई है जो कह रहा था कि आप बार बार सिंक होंगे 25,177 से, आप सिंक होंगे 25,200 के नीचे बार बार जब जाएंगे तो। बट एक चीज है कि इंट्राडे में आपका बेस, जो मैंने आपसे कहा ना, 9.57 का जो लो था वो 10.57 के लो से ऊपर था, यानी पुट राइटर्स जो हैं वो ऊपर आ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग वाई एट 25,000 अब करीब 2.5 करोड़ का है, यानी सिंपली मींस इंट्राडे में बेस ऊपर आया है। नाउ द गेम परसिस्ट बिटवीन 25,000 और 25,200। बट याद रखिएगा हम ओवरसोल्ड हैं,
इट्स ए टिपिकल एक्सपायरी डे। एक इवेंट खड़ा है अब से लगभग 1.5 घंटे पहले, बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है, आप यकीन मानिए। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एक लेवल नोट करके रखिए, और वो है, मैं फिर कह रहा हूं, RS1 की ट्रेजेक्ट्री। RS1 फिर लेके आइएगा। अगर आप RS1 को बाइसेक्ट करते हैं, RS1 को बाइसेक्ट करते हैं 221 को, देन अ स्कोप ऑफ 305 365 विल ओपन, और इमीडिएटली देर नहीं लगेगी उसमें, याद रखिएगा। यह है निफ्टी बैंक पर। निफ्टी पे मेरी राय। निफ्टी बैंक लेके आइए स्क्रीन पे। अब निफ्टी बैंक पे हमने सुबह क्या पढ़ा था, क्या समझा था, क्या देखा था? निफ्टी बैंक पे सिंपली बात ये हुई थी, 59,000 इज द बिगेस्ट कॉल आइटर जोन। जब जब उस जोन में जाएगा हम सेल करेंगे। सुबह भी अगर आप देखें, आपने खुलते सेल किया होता, तो क्या मिला आपको, एंड क्या जनरेट करेगा पुल बैक? लिखे आइए बेस 1 स्क्रीन पे। जब हम खुल के कोलैप्स हुए, पुल बैक कहां से आया? एग्जैक्टली इसी जोन से, 58089248। इसने पुल बैक जनरेट करा। आप सेलिंग का प्रेशर झेलते हुए आ रहे थे, लेकिन कौन काम कर गया? काम कर गया आपका मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग OI का जोन। अच्छा, पार क्या नहीं हुआ अभी तक? बार बार कोलैप्स कहां से आ रहा है? RS1 लेके आइएगा। कोलैप्स 3 आए, तीनों के तीनों इन्हीं लेवल से आए। 791 आप याद रखिएगा, पहला 945 का हाई था 716, उसके बाद दूसरा था लगभग 746, और तीसरा था लगभग 845 का। इस क्लस्टर को आप पार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही है मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई का जोन। बट याद रखिएगा, एक पॉकेट, दैट PSU बैंकिंग बास्केट, बार बार लेके निफ्टी बैंक को अगर उड़ रही है ऊपर की तरफ, तो वही है निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। में आज सुबह आपको उल्लेख कर रहा था कि निफ्टी बैंक का डील था 100 डेमा, और उसी का एक अंश निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, उसका था 20 डेमा। क्लियर डाइवर्जेंस था, और जब जब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कर रहा है तो निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। अच्छा, क्या अभी हम मान के चलें कि क्या हम इस ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करने को तैयार हैं? 59,000, क्या हम इसको पार कर सकते हैं, या फिर एक टिपिकल सेल ऑन राइज ही होगा? एक बार लेके आइए स्टैट्स, 12 बजे के जो ऑप्शन स्टैट्स हैं वो क्या कहते हैं। अभी भी ये कॉल एक ह्यूज आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, इस बात के बावजूद कि PSU बैंक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड आउटस्टैंडिंग वाई छोटा मोटा नहीं है बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव से। 19 लाख का आउटस्टैंडिंग कोई मामूली नहीं होता। और बट एक चीज है कि ट्रेड चैनल जो सुबह 58,200 की बात कर रही थी सुबह, अब वो थोड़ा सा अगर आप देखें ऊपर आ चुकी है। दैट नाउ कम्स एट 58,500। यानी बोथ केसेस में, निफ्टी बैंक के केसेस में, आपका 24,920 उठ के कहां पे आ गया? 25,000 पे। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आपका वो 58,200 कहां पे आ गया? वो आ गया 58,500 पे। यानी बेस दोनों ही इंडिसेस ने इंटरडे बेसिस पे थोड़ा सा ऊपर खिसका लिया है। सो आप मान के चलिएगा, अगर मुझे स्ट्रेंथ पे खेलना है तो मैं तभी खेलूंगा जब RS1 डिसाइसिवली बाइसेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज नॉट। याद रखिएगा। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। असित, इंडेक्स पे आपका टेक, निफ्टी बैंक को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? पहले निफ्टी की बात करते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से लगता है कि एज ए ट्रेडर, मतलब देयर इज अ टाइम टू ट्रेड एंड देयर इज अ टाइम टू काइंड ऑफ सेव द कैपिटल। आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड ट्रेड वॉल्यूम शुड बी क्वाइट मिनिमल। एंड मार्केट जिस हिसाब से वोलेटाइल हो रहा है, जिस हिसाब से इंडेक्स 50-60 पॉइंट का मूवमेंट इधर साइड दिखा रहा है, इट इज लिटिल हार्ड टू काइंड ऑफ प्रेडिक्ट कि इन विच वे इट विल काइंड ऑफ गो अप और गो डाउन। बट फिर भी मुझे लगता है कि जब तक ये 25,000 के लेवल काइंड ऑफ ब्रीच नहीं हो रहा है, आई थिंक इट इज ओवरसोल्ड मार्केट एंड बाउंस में सेल करना अच्छा रहेगा रादर देन एट दिस लेवल। और या नहीं तो 24,900 के नीचे चला जाए, देन इट्स अ कंक्लूसिव सेल, देन वी कैन गो फॉर अ फ्रेश शॉट। Similarly, Bank Nifty में somehow I think 58,500 would be a kind of decent support. जब तक वो level kind of breach नहीं होता है, I think I will be kind of avoiding any short at this point of time. But having said that, the view is also not to kind of go long. जिस हिसाब से options premium are moving, जिस हिसाब से the index is moving, मतलब 100 points up से suddenly kind of fall back to just a 40 point uptick kind of thing. So जो इसको मैनेज कर सकते हैं वो सिर्फ इंडेक्स में ट्रेड करें, नहीं तो सिंगल इंडिविजुअल स्टॉक में ट्रेड करना बेटर रहेगा टिल द टाइम ऑल द डस्ट इज नॉट सेटल्ड। बीट द ट्रेड डील हो गया या यूएस का प्रोबेबल एक्शन इन ईरान और व्हाट एवर दैट वी हैव इन स्टोर इन द बजट, आई थिंक इंडेक्स को थोड़ा अवॉइड करना बेटर रहेगा। बट एट द सेम टाइम पोजिशन साइजिंग शुड बी एक्सट्रीमली लो
एंड ब्रेकआउट कंप्लीटली हो जाए, काइंड ऑफ 24,900 नीचे चला जाए या उसके ऊपर 25 काइंड ऑफ 300 400 के ऊपर मार्केट कंक्लूसिवली जाए, आवरली कैंडल ब्रीच करे, then kind of going long, going short will make sense. But right now it's like a headless chicken. We do not know the direction right now. That is how I look at the index right now. ओके, ये भी बात सही है। कभी कभी ट्रेड करना अच्छा होता है, कभी कभी कैपिटल को बचाना अच्छा होता है। अभी शायद बार बार वो कहते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। वैसा ही बाजार है। ट्रेड में इंडेक्स के आप ना फंसे तो वो अच्छा है ना। ये असित का व्यू है। जब असित ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये लाजमी है कि वो स्टॉक फ्यूचर्स पे आएंगे और बात करेंगे खुल के। असित, स्टॉक फ्यूचर्स में एक क्लियर मैंडेट है, लेवल टू लेवल ट्रेड में। लुक एट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। क्या खूबी से अगर आप देखें 20 डे से घूमा, एसबीआई घूमा, कैन बैंक घूमा। क्या अप्रोच रखते हैं आप स्टॉक्स पे इस वक्त? I think वीरेन जी, लाइक ना मैं एटर्नल के साथ पहले जाऊंगा। एटर्नल में शॉर्ट विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 250 260 जोन फॉर ए टारगेट ऑफ 245। आई थिंक जिस हिसाब से पीसीआर पुट राइटिंग में कोई कन्विक्शन नहीं है, पीसीआर इज लो ऑफ द मंथ, शॉर्ट बिल्ट अप विद अराउंड 8-9% ओआई, तो एटर्नल इज शॉर्ट फॉर मी। एंड या दैट इज आई विल बी लुकिंग एट एटर्नल। ओके, एटर्नल एक बार मैं उनके व्यू को ढंग से सुन नहीं पाया, टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस। असित वीरेन जी, प्लीज, आपका व्यू बिल्कुल क्लियर नहीं था। एटर्नल पे व्यू फिर बताइएगा आपने। एटर्नल में शॉर्ट विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 258 259 का जोन एंड फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 245, दैट इज आई विल बी लुकिंग एट एटर्नल। ओके, एटर्नल शॉर्ट है, याद रखिएगा। लोडिंग देखिए जरा जरा एक बार एटर्नल लेके आइएगा। और एटर्नल ने लास्ट वीक एक बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया था, बट सक्सीड नहीं हो पाया। 300 से रिवर्सल इतना भारी आया, ये रिवर्सल इतना भारी था कि इवन जब Q2 के नंबर्स रिपोर्ट हुए थे उसके बाद जो कोलैप्स था उसको भी कहीं अगर आप देखें ज़्यादा एक्सीड कर गया ये सेलिंग प्रेशर। और एटर्नल डेली पर तो सारे एवरेजेस को खो ही चुका है, हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बट याद रखिएगा, अपने करियर के सब्सटेंशियल पार्ट में और इसका जो बहुत सम्मानजनक करियर का जो पीरियड था, उसका जो 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 सबसे डिसेंट अगर आप देखें जो जोन था, वो था अप्रैल 23 के बाद का। याद रखिएगा, अप्रैल 23 से लेकर अब तक इसने, अगर आप वीकली पे कन्वर्ट करें अपने आप को, कभी भी 100 वेमा नहीं तोड़ा है। इवन द मेगा कोलैप्स जिसे कहते हैं ना, आई मीन वो जनवरी 25 का, उसके बाद मार्च में इसका लो था एग्जैक्टली 100 वेमा। और याद रखिएगा दैट 100 वेमा कम्स एट 250। तो कितने बड़े मेक और ब्रेक लेवल पे एटर्नल बैठा है। एंड लुक एट द लोडिंग, ओवाई एडिशन आप देखिए, शॉर्ट ग्रिप बहुत बड़ी इस पे ली जा रही है। अच्छा, दूसरा ट्रेड आपका? वीरेन जी, सिंजिन, आई नो ये काफी गिर चुका है, 8-9% नीचे है अभी, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे काइंड ऑफ जिस हिसाब से बियरिश फुटप्रिंट बन रहा है, सिंजिन इज अ शॉर्ट, stop loss of around 500 for a target of around 480. Bearish gap down, price is low of the day and low of the year. There's hardly any put writers in the even in the next month का kind of option chain, and Y is high of the month. मुझे लगता है कि सिंजिन थोड़ा और नीचे जा सकता है, so सिंजिन में short with a target of around 480. ओके, सिंजन ये दूसरे जनाब हैं जो बहुत ही याद रखिएगा वीक हैं। और सिंजन को आपको याद होगा, मैं मेरे ख्याल से लास्ट वीक इनकी मैनेजमेंट से बातचीत पे कर रहा था। नंबर्स इस बार ऐसे थे जिसने उस डाउन साइड को खोल दिया। सिंजन अब अपने मल्टी ईयर बेस, ईयर बोलूँ तो मैं पोस्ट कोविड नवंबर 20 के बाद का इसका बेस था करीब 520 का, ये उसको वायलेट कर गया है। एंड मोस्ट स्पेशली 500 के साइकोलॉजिकल लेवल को वायलेट कर गया है। ये 22 मार्च 2021 के लोस को वायलेट कर गया है। मैं इस बात का उल्लेख बार बार जानते क्यों कर रहा हूँ, जाइए सिंजन के चार्ट्स को पढ़िएगा। दरअसल अप्रैल 20 पोस्ट कोविड, और जब हम वो शॉकर से बाहर निकल के आए थे, से लेके 8 सितंबर 20 के बीच में, लगभग आप समझिए कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उस 5 महीने के अंतराल में एक वर्टिकल राइज था। सो टेक्निकली वी डोंट हैव एनी सपोर्ट, अ क्रिटिकल सपोर्ट टिल 365। इसीलिए इस बात को डिस्कस करना यहाँ पे बहुत जरूरी था। शॉर्ट, असित, तीसरा ट्रेड एंड फाइनल वन।
Piranji, Axis Bank, yeah, it has a good rally as of now, but मुझे लगता है कि Axis Bank में काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना है. इसमें अभी भी थोड़ा डिप आएगा तो with a stop loss of around 1295. इससे पोजिशनल कॉल, बट मुझे लगता है कि 1295 1300 के जोन में अच्छा सपोर्ट ये मिल सकता है फॉर a target of around 1340. Excellent result. Price is above 2050 EMA. MACD cross signal, super trend hourly basis में it's kind of holding up. मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में अच्छा रैली और दिख सकता है. इनमें पोजिशनल बेसिस कोई भी डिप आएगा तो बाय करना बेटर रहेगा, ना कि ऊपर के लेवल पे. बट द स्ट्रक्चर इन एक्सिस बैंक इज लुकिंग वेरी वेरी गुड. जैम बहुत ही शानदार. देखिए डॉक्टर साहब, एक काम कीजिएगा, एक कलाकारी करिएगा जरा प्लीज. HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के कॉम्बो चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर. अगर इस पूरे फेज में अगर आप लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में कंपैरिजन करें बिटवीन इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, बेस्ट परफॉर्मर रहा है ये, बेस्ट परफॉर्मर रहा है. और वैसे ही बेस्ट अर्निंग्स रही हैं इसकी. और याद रखिएगा आज का हाई इसका ऑलमोस्ट इसके करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है, ऑलमोस्ट. एक अगर आप इसको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के टाइम फ्रेम में देखें तो बेस्ट प्राइस परफॉर्मर रहा है इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, लार्ज कैप बैंकिंग. और 1050 से लेकर 1310 तक का पे लोडिंग दिखाइए जरा एक बार. इंट्राडे में क्या बिल्डअप हुआ है, इंट्राडे का बिल्डअप दिखाइएगा. अर्निंग्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बहुत अच्छे हाउस व्यूज थे, सुबह हम डिस्कस कर रहे थे. तो एक फुल फ्लैट जिसे स्ट्रेंथ कहते हैं ना. अगर आप मिड कैप बैंकिंग में जाएं प्राइवेट में तो आपको फेडरल मिल जाएगा, आपको ये स्मॉल फाइनेंस बैंक मिल जाएगा. बट लुक एट लोडिंग. एक बार करिए फरवरी फ्यूचर्स और जनवरी फ्यूचर्स दोनों रखिएगा. फेब में करीब करीब 98 लाख, 1 करोड़ शेयर लोड हो चुके हैं. तो ये एक्यूट स्ट्रेंथ दिखा रहा है. और एक बार रोल ओवर रखिएगा, इस पर रोल ओवर दिखाइएगा. लोडिंग इंट्राडे में जैन फ्यूचर्स में हुई है करीब 75 लाख की, ह्यूज. इसे कहते हैं कंप्लीट कॉन्फिडेंस. और रोल ओवर की स्टैट्स अभी नहीं है. काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो बात करेंगे भारत EU ट्रेड डील को लेकर. उसको समझने की कोशिश करेंगे. 1:30 पर अगर आप देखें तो बड़ी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है. क्या होगा प्रारूप उस ट्रेड डील का और ग्लोबल ट्रेड का कितना अंश वो ट्रेड डील होल्ड करेगी, इन सब पे CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण जी से बातचीत होगी. छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता है. ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है. निफ्टी को एक बार स्क्रीन पे रखिएगा और करीब करीब 3 महीने का चार्ट रखिएगा. देखिए आज भी हमारे पास कुछ छोटी मोटी अर्निंग्स के सिवा, मतलब इक्का दुक्का केस के सिवा बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ पॉइंट्स थे नहीं रिकवरी के लिए. FIs बदस्तूर सेल कर रहे थे. लेकिन एक इवेंट था, दैट वाज आई थिंक इंडिया एंड EU ट्रेड डील. इसने बाजार के डाउनसाइड को आज रिस्ट्रिक्ट किया. इसने आज हमें स्केप्टिकल बना के रखा हुआ है. अब से कुछ देर पहले PM मोदी ने भारत EU ट्रेड डील के बीच का ऐलान भी किया. इसको समझते हैं थोड़ा सा. मेरे साथ लक्ष्मण राय जी मौजूद हैं इस वक्त, CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर. लक्ष्मण जी, लगभग 1:30 पर अगर आप देखें साझा कॉन्फ्रेंस होनी है. थोड़ा बताइएगा कि क्योंकि कोई भी ट्रेड डील होती है उसमें कुछ आप देते हैं, कुछ आप लेते हैं. कैसा प्रारूप होगा इस ट्रेड डील का, पूरे वर्ल्ड ट्रेड का कितना बड़ा अंश होगी, ये समझाइए विस्तार से. बिल्कुल, आपने बहुत सही एक लाइन में ही इसको समझाया कि कोई भी ट्रेड डील होती है तो उसमें हम कुछ देते हैं और सामने वाला हमें कुछ देता है. लेकिन ये ट्रेड डील इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ये ट्रेड डील हम किसी एक देश के साथ नहीं कर रहे हैं. ये हम पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहे हैं. यानी 27 देश जो यूरोपियन यूनियन के, उन सब के साथ ये ट्रेड डील हो रहा है. इसीलिए शायद आपने देखा होगा इसको मदर ऑफ ऑल डील का नाम दिया जा रहा है. ऐसे डील दुनिया में अब तक कहीं नहीं हुए, भारत की तो बात छोड़ दीजिए. और इसके तहत करीब कह सकते हैं कि 1/3 ग्लोबल ट्रेड, दुनिया में जितना कारोबार होता है करीब 32 से 33 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार होता है, उसमें से 1/3 11 से 12 ट्रिलियन जो है सो इसमें यहाँ पर आ जाएगा. तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेड डील है. अब रही बात कि कौन से प्रोडक्ट पे हम छूट देंगे, कौन से प्रोडक्ट पे वो छूट देंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है. इसमें बता दूं कि जब हम अपने सामान को यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में भेजेंगे, चाहे वो टेक्सटाइल हो, गारमेंट हो, लेदर फुटवेयर प्रोडक्ट हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, सस्ती कारें हो, भेजेंगे तो वो लोग या तो इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे तो काफ़ी कम लगाएंगे.
और ये जिस दिन से लागू होगा ट्रेड डील उसी दिन से हो जाएगा। 90% सामान पर यूरोपियन यूनियन जो है पहले दिन से 0% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे यूरोपियन देश भारत के सामानों पर। अब हम क्या दे रहे हैं छूट? हम ये छूट दे रहे हैं कि उनके जो सामान आएंगे उस पर भी हम इंपोर्ट ड्यूटी या तो नहीं लगाएंगे तो काफ़ी कम लगाएंगे। आप पूछेंगे उनके सामान कौन कौन सा है? उनके सामान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सामान होते हैं महंगी गाड़ियाँ। जो भी महंगी गाड़ियाँ हैं वो जब भारत आएंगी तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होगा। ध्यान दीजिएगा, इंपोर्ट ड्यूटी खत्म नहीं होगा, कम होगा, लेकिन एक कीमत से ज़्यादा वाली गाड़ियों पर, सस्ती गाड़ियों पे कोई छूट नहीं दी जा रही ताकि घरेलू इंडस्ट्री को कोई नुकसान यहाँ पे ना हो। इसी तरीके से वहाँ के जब वाइन आएंगी वो भी एक तय कीमत से ऊपर वाली महंगी जो वाइन आएंगी वो आपको यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी या तो कम होगा, जीरो इसमें भी नहीं होने जा रहा है, कुछ एक मामलों में जीरो होगा। उनके जो हाई एंड मशीनरी होती है वो जब भारत आएंगी तो उस पर भी हम इंपोर्ट ड्यूटी धीरे धीरे करके जीरो कर देंगे। तो इस तरह से ये दोनों देश आपस में डील कर रहे हैं। और इसकी खास बात यह है कि जिन जिन क्षेत्र में हमारे घरेलू इंडस्ट्री मजबूत है वहां पे हम छूट नहीं दे रहे हैं, जिन जिन क्षेत्रों में यूरोपियन यूनियन की घरेलू इंडस्ट्री मजबूत है वहां वो छूट नहीं दे रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री डील के तौर पर इसे देखा जा रहा है, इसीलिए ये काफी ऐतिहासिक, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी लक्ष्मण जी, एक बात पूछूं आपसे यहाँ पे, इस ट्रेड डील का होना, ये उस ट्रेड डील पर कितना एक होता है ना पाथ फाइंडर, या फिर एक दबाव डालेगी कि भारत अमेरिका की ट्रेड डील भी हो जाए? जैसे कि आपने कहा कि ये पूरे ग्लोबल ट्रेड का एक तिहाई अंश होगा। ये अगर सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट होती है तो ये उस ट्रेड डील के लिए कितना, अगर आप देखें, बड़ा काम करेगी एक बुनियाद के तौर पे? देखिए, इसमें 3 पहलू काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि यूएस और ईयू के बीच में ट्रेड डील हो चुकी थी। दूसरा महत्वपूर्ण पहले कि उस ट्रेड डील को लागू करने पर रोक लगा दिया है ईयू ने। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड के नाम पर एडिशनल टैरिफ लगाने का जो ट्रंप ने ऐलान किया था उसके बाद ईयू के देश नाराज हो गए, बोले कि हम उस ट्रेड डील को लागू नहीं करेंगे। उस ट्रेड डील का रुक जाना और रुकने के दौरान भारत के साथ यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डील होना अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है। किस तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदल रहा है उसका एक संकेत दे रहा है। तो एक बड़ा बाजार, भारतीय बाजार में यूरोप की कंपनियां यहाँ पे आएंगी। जब यूएस की कंपनियां आस लगा के बैठी थी, मतलब कोई दूसरा वहां पे आना चाहता था, इस बीच कोई तीसरा आ गया, तो समझिए यूएस के ऊपर किस तरह से बीती होगी। तो यूएस के ऊपर जाहिर तौर पे इसका दबाव काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब ईयू के साथ ट्रेड डील होने के बाद यूएस के साथ ट्रेड डील पर हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और वहाँ पे भी एक प्रेशर टैक्टिक जो होता है वो वहाँ पे लगेगा, उनके ऊपर दबाव होगा कि जल्द से जल्द भारत के साथ डील किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है डील के तहत कि जो देश पहले डील कर लेता है, जिस देश की कंपनियां पहले किसी बाजार में चली जाती हैं, उनको एक फायदा होता है मार्केट जमाने में। जी हाँ, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने लक्ष्मण जी से पूछा भी, और यकीन है जैसे वो कह रहे हैं कि काफ़ी दबाव पड़ेगा उस डील के लिए भी, कि अमेरिका और भारत की डील जो है वो भी जल्दी, अगर आप देखें, उसको अमली जामा पहनाया जाए। कार्यक्रम एक बार फिर से आपका, तो हमने इंडिसेस पर चर्चा करी, स्टॉक फ्यूचर्स और भारत ईयू ट्रेड डील का प्रारूप क्या होगा, सब पे चर्चा करी। अब कुछ ऑप्शन ट्रेड्स को पिक कर लेते हैं। और असित, बताइए ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी, गोदरेज सीपी 1150 का पुट फरवरी महीने का, राइट नाउ इट इज अराउंड 31 रुपीज with a stop loss of 25 for a target of around 42 to 45 per zone. Price has gone below EMA 2050 200 Bollinger lower cross, and UI is a high of the month with a short build of around 14%. Structure थोड़ा weak है, because तो गोदरेज सीपी का 1150 का पुट for the month of February. ओके, गोदरेज सीपी का यहाँ पे अगर आप देखें, आपको पुट लेना है। पोस्ट नंबर्स जो क्रैक आया है उसमें 1172 पे डीलों पे ट्रेड करता हुआ, प्लीज़ रखिएगा स्ट्राइक और उसका ओआई रखिएगा, थोड़ा सा इसको जज करने की कोशिश करते हैं। आज इस ग्रुप के स्टॉक्स पे काफ़ी दबाव है, गोदरेज पे खुद इटसेल्फ पर आप देखें काफ़ी दबाव है। थर्ड टॉप लूजर एंड बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस, 5.5% नीचे ट्रेड करता। बहुत बहुत शुक्रिया असित, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर रखिए। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे का माइक टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।